वहाँ के स्थानीय लोगों का रोजगार पर डाका डालता है। बांग्लादेशी केवल घुसपैठ नहीं हुआ, बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के वहाँ लोग यहाँ जब आकर के बसने लगे, पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में आई, 282 भारतीय जनता पार्टी का। पुनः 2019 में श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार रहे और उनके नेतृत्व पर भरोसा करते हुए जनता ने 303 भारतीय जनता पार्टी को सीट दिया। और इस बार 2024 में पुनः अब की बार 400 पार का नारा लगा करके जनता श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। पिछले कई चुनाव से स्थानीय जो यहाँ सांसद हैं जेएमएम के, उनकी निष्क्रियता और उनका निकम्मापन के कारण यह क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा रहा। भारत में इस बार जो है लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है और झारखंड में चुनाव का अंतिम चरण 1 तारीख को होने वाला है। इस अंतिम चरण में 3 लोकसभा का चुनाव होना है और इसमें से एक लोकसभा है राजमहल लोकसभा। और यह लोकसभा जो है पूरे झारखंड में जो है पूरे हॉट सीट के नज़र से देखा जाता है और यहाँ पर जो चुनावी दंगल होता है काफ़ी मुकाबला वाला होता है। पिछले 10 साल से इंडिया गठबंधन का ही प्रत्याशी यहाँ पर सांसद रह चुके हैं। इस बार भी मैदान में है इंडिया गठबंधन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा का विजय कुमार हांसदा। उनको टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है श्री ताला मरांडी जी और इन दोनों के बीच जो है मुकाबला यहाँ पर बताया जाता है। लेकिन इस बार थोड़ा सा समीकरण को मजबूती किया है झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही बागी विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने। और ये लोबिन हेम्ब्रम जब से इस चुनाव में कूदे हैं तो इस चुनाव को और भी जो है लोकप्रिय बना चुका है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बना चुका है। अब अंतिम चरण का चुनाव 1 तारीख को है और यह महज चुनाव प्रचार का मात्र 2 दिन रह चुका है और चुनाव होना बस 4 दिन ही बचा है। और इस 4 दिन को लेकर के हर पार्टी जो है अपना दमखम पूरा लगा चुका है। और इसी बीच में जो है हमारे साथ अभी बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चा के श्रीमान अमरदीप यादव जी। अमरदीप यादव जी के बारे में बताया जाता है कि छात्र जीवन से ही नेतागिरी करते हैं और काफ़ी हिंदूवादी नेता है। हजारीबाग से हैं और हजारीबाग से जो है कि रामनवमी अखाड़ा को अपने दम पर जो है वहाँ पर चलाते हैं। बेबाक बोलते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए है। सबसे पहले तो अमरदीप जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप जो है कि राजमहल लोकसभा में आपका दौरा हो रहा है, क्या माहौल है? देखिए, मैं पूरे झारखंड में प्रत्येक लोकसभा क्षेत्रों में मैंने जनसंपर्क के माध्यम से जो सामान्य जनजीवन व्यतीत करने वाले जो आम जनमानस है, जो शुद्ध रूप से मतदाता है, वो किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं, लेकिन तटस्थ रहते हैं चुनाव के समय में, लेकिन बहुत ही उत्साहित होकर के अपना मत प्रत्येक लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में देते हैं। वैसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई। अभी राजमहल लोकसभा क्षेत्र के बोरियो में, राधानगर में, राजमहल में, कई जगह पर मैं लोगों से मिला। यहाँ चुनाव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री ताला मरांडी जी जीत रहे हैं और राजमहल लोकसभा क्षेत्र की जनता पिछले कई चुनाव से स्थानीय जो यहाँ सांसद हैं जेएमएम के, उनकी निष्क्रियता और उनका निकम्मापन के कारण यह क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा रहा। कई लोगों ने मुझे स्पष्ट रूप से कहा कि बगल में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में डॉक्टर निशिकांत दुबे जी सांसद हैं पिछले 3 बार से, उन्होंने अपने क्षेत्र का कायाकल्प कर दिया। लेकिन यहाँ के जो राजमहल के जो सांसद हैं, उनके सुस्तीकरण के कारण और उनका जो विकास
नहीं करने के कारण विकास की छोड़ के उनका दृष्टिकोण केवल और केवल व्यापार है, केवल और केवल ठेकेदारी, और केवल जो है वो किस प्रकार से सरकारी संसाधनों का और खनिज संपदाओं का लूट में वो उनका पूरा तंत्र जो है संलिप्त है, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए इस बार लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री तो कार्यकाल में जो भी कार्य हुए उनसे लाभान्वित होकर, उनसे प्रभावित होकर के, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होकर के लोग इस बार श्री ताला मरांडी जी को भारी से भारी मतों से जिताएंगे। आप लोगों के बारे में कहा जाता है कि आप लोग सिर्फ मोदी के नाम पर वोट मांगते हैं, तो ये जनता जो भोली भाली जनता है ये सीधे जानना चाहती है कि आखिर विकास क्या है। आप लोग किस विकास के मुद्दे को लेकर के जो है जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश के 125 करोड़ जनता ने 2014 में प्रधानमंत्री बनाया। पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में आई, 282 भारतीय जनता पार्टी का। पुनः 2019 में श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार रहे और उनके नेतृत्व पर भरोसा करते हुए जनता ने 303 भारतीय जनता पार्टी को सीट दिया। और इस बार 2024 में पुनः अब की बार 400 पार का नारा लगा करके जनता श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। 2014 का जो चुनाव था वो एक उम्मीद का चुनाव था। लोग यूपीए सरकार के निकम्मेपन के कारण और यूपीए सरकार के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने वक्तव्य ऑन रिकॉर्ड कहा था कि इस देश के संसाधनों में पहला हक जो है वो मुसलमानों का है। उन्होंने कभी लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ा, जनता के वोट से वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बने। वो आसाम से राज्यसभा चुनाव जीत करके बैकडोर से आते थे। श्री नरेंद्र मोदी जी ने डंके की चोट पर बनारस में अपने राज्य गुजरात को छोड़ करके बनारस के जनता के बीच में कहा कि ना मैं यहाँ आया हूँ ना मैं लाया गया हूँ, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। और श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि आपका जो वोट भारतीय जनता पार्टी को स्थानीय उम्मीदवार को मिलेगा वो सीधा प्रधानमंत्री को मिलेगा। तो उनका जो विकास का जो दृष्टिकोण है और किस प्रकार से उन्होंने अपने गरीबी जीवन में संघर्ष करके एक चाय बेचने वाले परिवार से, खुद चाय बेचते थे स्टेशन पर, और वहाँ से संघर्ष करते हुए संगठन के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करके और जनता की समस्याओं का, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के समस्याओं का जो है उन्होंने अनुभव किया। और सबसे पहले उन्होंने जो मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए काम किया कि आज़ादी के बाद आप सोच सकते हैं कि इस देश में बहुसंख्य आबादी है जिसके घरों में शौचालय नहीं है। आज़ादी के बाद करोड़ों परिवार ऐसा है जिसको पक्का मकान नहीं है। आज़ादी के बाद कितने परिवार में जो है वो कोई लकड़ी से चूल्हा जला रहा है, कोई कोयला से चूल्हा जला रहा है, या अन्य जो भी घर में चूल्हा जलाने का जो भी साधन जो जंगल से लोग लाते थे, कितनी कठिनाई होती थी। तो उन सारी समस्याओं को नरेंद्र मोदी जी ने समझा। आज प्रधानमंत्री आवास करोड़ों लोग को मिला, घर घर शौचालय मिला, सबको सम्मान मिला, और उज्ज्वला गैस के माध्यम से गैस कनेक्शन घर घर मिला। तो जितने घरों में महिलाओं को सुविधा मिली, पहले गोईठा में लोग चूल्हा जलाते थे, कोयला से चूल्हा जलाते थे, उनके धुआं से कितने प्रकार की बीमारी होती थी। मैं भी एक ऐसे परिवार से आता हूं जिनका घर खपड़ा का था। मेरी माता भी जो है वो गोईठा से चूल्हा जलाती थी, और एक छोटे से कमरे में हम लोग पूरा 4 भाई बहन सब रहते थे। तो हम लोग इस बात को समझते हैं कि कितनी परेशानी होती होगी। वैसे इस देश के करोड़ों परिवारों को, जिनको इस देश के मूलभूत सुविधाओं का भी जो है अभाव रहा है, वैसे ये लोग जीते हैं। और यूपीए सरकार के लोग क्या करते थे, कभी आदर्श घोटाला करते थे,
कभी कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला करते थे, कभी जीप घोटाला करते थे। और ये लोग अदर सोसाइटी घोटाला के अलावा आप लोग देख रहे होंगे कि ये लोगों ने जो सेना को जो जैकेट मुहैया कराया जाता था, बुलेट प्रूफ जैकेट, उसमें ये लोग कमीशन खाते थे। तो ये देश का जो नौजवान है, इस देश का जो जवान है, जो सेना के, उनके भी हकमारी ये यूपीए सरकार के लोग तथाकथित मार लेते थे। तो जब नरेंद्र मोदी जी ने सभी देश के नागरिकों को सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की नीति के साथ काम करना शुरू किया, और जब लोगों को ये लगने लगा कि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व ही हम सभी का कष्ट को जो है दूर कर सकता है, तब सब लोगों ने कहा अब की बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार और तीसरी बार मोदी सरकार। तो हम मोदी जी के योजनाओं से जनता के बीच में जा कर के मोदी जी के नाम पर हम वोट क्यों नहीं मांगे। हम इसलिए वोट मांगते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर जो भव्य उनका प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुआ, तो उनके प्रयासों से यह मार्ग प्रशस्त हुआ कि हम सब भाग्यशाली पीढ़ी हैं इस धरती पर कि हम लोग उस सुखद क्षण को, गौरवशाली क्षण को देख पाए। तो हम क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट मांगेंगे कि जब कांग्रेस के सरकार ने नेहरू और इंदिरा गांधी के गलतियों से कश्मीर की समस्या कभी हल नहीं हुई, और आज जब लोग कहते थे कि 370 धारा जब हटेगा तो पाकिस्तान से आतंकवादी लोग इस देश में आतंक मचाएंगे, लेकिन आज एक घटना भी नहीं हुई और धारा 370 हट गया। पहले जब इस प्रकार की चर्चा जब होती थी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके कि भारत को अपने हिस्से में ले लिया जाएगा, भारत उसको अपने कब्जे में लेगा, तो कांग्रेस के लोग डरते थे कि पाकिस्तान के लोग जो है, पाकिस्तान की सरकार और वो हम लोग से भारी पड़ेंगे, इस देश में नुकसान पहुंचाएंगे, मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाएगा। तो मुस्लिम वोट बैंक के खिसकने के डर से वो लोग जो है अपने देश के ज़मीन को पाकिस्तान के हिस्से में उन लोगों ने छोड़ दिया। अभी कुछ दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया कि हम बहुत जल्द पीएके को ले लेंगे। मीडिया वालों ने सवाल किया कि क्या यह सत्य होगा। उन्होंने कहा कि जब हम यह कहते थे कि 370 हम हटा देंगे तो लोग ये विश्वास नहीं करते थे। ऐसा भी वर्तमान में अभी लोगों को लगता है कि पीएके का जब लेने की बात हम करते हैं तो हो सकता है ये संभव ना हो, लेकिन ये तीसरी बार जब श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आएगी तो पीएके भी हमारा होगा। और जिस प्रकार से राम मंदिर बना उस प्रकार के जो है मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर भी बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा। आपने दो बातों का जिस प्रकार से जिक्र किया है, सबका साथ सबका विकास, और मुस्लिम वोटर को लेकर के जिस प्रकार से आपने कहा है, तो यहाँ पर कुछ दिन पहले आपके विधानसभा में जो है नेता प्रतिपक्ष में अमर कुमार बावरी है, उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि हम सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर के चलते हैं, परंतु कुछ धर्म विशेष के लोग हैं जब वोट की बारी आती है तो धर्म को आगे कर देते हैं। तो ऐसे धर्म विशेष के वोटर को आप किस प्रकार से जो है अपनी ओर आकर्षित करेंगे, क्योंकि राजमहल लोकसभा में जो है उनका एक बहुत बड़ा रोल है। देखिए, चाहे राजमहल लोकसभा हो, चाहे झारखंड के सभी 14 लोकसभा क्षेत्र हो, या इस देश के तमाम लोकसभा क्षेत्रों में जहाँ कहीं भी इस प्रकार का विषय आप जो बात बोल रहे हैं, हम ये कहना चाहेंगे कि इस देश में 80% लोग जो है वे सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। इस देश में 80% लोगों का ये मन था कि अयोध्या में राम मंदिर बने। ऐसे करोड़ों घरों के लोगों के जो है वो कार सेवक बन करके गए थे और उन्होंने संघर्ष किया। किसी ने गोली खाई, कोई जेल गया, किसी ने लाठी खाई, और पीढ़ी दर पीढ़ी कई लोगों ने संकल्प लिया, विभिन्न प्रकार के संकल्प। जब राम मंदिर बनेगा तो हम अपना संकल्प तोड़ेंगे। तो आज जिस प्रकार जो आप सब बोलते हैं मुसलमान का, कि मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। अभी 2 दिन पूर्व में ममता बनर्जी की जो सरकार, जिन्होंने 2010 से 2024 तक मुसलमानों को आरक्षण दिया, वो मुसलमानों को आरक्षण कौन सा आरक्षण दिया? भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा
जो निर्मित संविधान में ओबीसी, एसटी और एससी का जो आरक्षण दिया गया था, उसको ममता बनर्जी ने उस आरक्षण में डाका डाल करके मुसलमानों को आरक्षण दिया और उसको कलकत्ता हाई कोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ ने उसको रद्द कर दिया। केवल बंगाल की बात नहीं है, केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, इस देश के लगभग 8 राज्यों में जब जब कांग्रेस की सरकार आई या जब जब वामपंथी सरकार आई या इनके इंडी गठबंधन की सरकार आई, सभी सरकारों ने ओबीसी का और एसटी का आरक्षण काट करके मुसलमानों को वोट बैंक के लिए उनका इस्तेमाल करने के लिए उस ओबीसी का आरक्षण को काट करके मुसलमानों को आरक्षण दिया। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा, इस देश में हम तुष्टीकरण की नीति नहीं, हम संतुष्टिकरण की नीति करेंगे। सनातन संस्कृति को, राष्ट्रवाद को और हिंदुत्ववाद को और विकासवाद के, इस सारे विषयों को लेकर के हम चलेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये एक हमारा भारतीय जनता पार्टी का नारा है। ये एक नारा केवल नहीं है, मूल मंत्र है। इस नारे के साथ जो लोग आएंगे, जय जय श्री राम के नारे के साथ जो लोग आएंगे, भारत माता की जय के साथ जो लोग आएंगे, वंदे मातरम के नारे के साथ जो लोग आएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के विकास के साथ रहेंगे। हम कभी भी कांग्रेस के जैसा, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते थे कि इस देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है, या बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, तो वोट बैंक के लिए नहीं, हम इस देश में समाज के अंतिम व्यक्ति और अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद अंत्योदय का जो संदेश है, उस संदेश को लेकर के हम काम कर रहे हैं। भारत विश्व गुरु पर का वो स्थान पुनः प्राप्त करे और दुनिया के विकसित देशों की तुलना में भारत विकसित भारत बने, इसके संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम उम्मीदवार जो जनता के बीच में हैं, कमल फूल पर वोट मांग रहे हैं। और वो एक कह रहे हैं कि अभी तक हमारा जो प्रयास रहा पिछले 2014 से अब तक जो था, जनसंघ काल से भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो में रहता था कि हम धारा 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, उन संकल्पों को हमने पूरा किया। अब 2024 में जब आप हमको पूर्ण बहुमत देंगे, 400 पार का आंकड़ा हम पार करेंगे, तो उसके बाद हम विकसित भारत संकल्प यात्रा में हम अपना मार्ग प्रशस्त करेंगे। 2047 में भारत हमारा विकसित भारत के श्रेणी में, विकसित देश के श्रेणी में आए। और हम 400 पार इसलिए जाना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान का नक्शा बदलना चाहते हैं कि हम पीओके भारत का हिस्सा था, तो पीओके को भारत के हिस्से में हम लाना चाहते हैं। और हम इसलिए चाहते हैं कि इस देश में समान नागरिक संहिता लागू हो। इन सारे विषयों को लेकर के हम जनता के बीच कमल फूल पर वोट मांग रहे हैं। आपने आरक्षण की बात की, आरक्षण का जिक्र किया, तो एक जो है कि ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अफवाह फैलाया जा रहा है, जबकि आप बीजेपी के जो विपक्ष में है वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यदि सरकार में आती है तो आरक्षण को जो है समाप्त कर देंगे। इस पर आपका क्या सही विचार है? कांग्रेस की सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को एक दंतहीन, नखविहीन वस्तु बना दिया था। श्री नरेंद्र मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास को नारा को बुलंद किया, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। आज़ादी के बाद इस देश में पहली बार ऐसा मौका आया कि इस देश में 27 ओबीसी सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल के प्रवेश परीक्षाओं में पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को 27% का आरक्षण मिला। नीट के प्रवेश परीक्षा में 27% का आरक्षण मिला। ये सारे काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कोलकाता हाई कोर्ट के निर्णय ने और कर्नाटक की सरकार का जो
अच्छा, आप वहाँ पर कोलकाता हाई कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट का जिक्र इससे पहले किया है। अभी ताज़ा जो हमारा लोकसभा है, राजमहल लोकसभा, यहाँ पर जनता का एक अपेक्षा है भारतीय जनता पार्टी से कि यदि ताला मरंडी जीतते हैं, हालांकि आपके तरफ से जो है पुरजोर है कि वो जीत रहे हैं, परंतु जनता की अपेक्षा है कि यदि ताला मरंडी जीतते हैं तो जनता के लिए उनका विकास का जो मुद्दा होगा वो पहला मुद्दा क्या होगा? जनता के अलग अलग प्रकार के विषय स्थानीय स्तर पर विषय आते हैं। सब लोग तो प्राथमिकता अलग अलग प्रकार के देते हैं। राजमहल लोकसभा में, राजमहल विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहां श्री अनंत ओझा जी लगातार 2 बार से विधायक हैं और लगातार उन्होंने प्रयास किया कि जो स्थानीय सांसद है विजय हांसदा जी, जो जेएमएम के सांसद है, उनके निकम्मेपन के कारण जो जनता में एक जो सांसद के प्रति जो आक्रोश है उसको भरपाई वो कर सके। भारतीय जनता पार्टी के वो माननीय विधायक है श्री अनंत ओझा जी, इन्होंने अपने क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है। इसके अलावा इनके इस राजमहल लोकसभा क्षेत्र के अन्य विधानसभा बोरियो में, लिट्टीपाड़ा में और कई जो विधानसभा क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों में जनता ललायित है कि विकास किस चिड़िया का नाम है वो लोग जानते नहीं हैं, सांसद का क्या काम है। कई ऐसे गांव में गया तो वहाँ लोगों ने कहा कि कई बार से यहाँ से सांसद है लेकिन आज तक हम लोग शक्ल नहीं देखे। तो भावना में बह करके कुछ लोग इनको बहका करके वोट तो उनका लेते हैं। तो इनकी जो प्राथमिकता होगी, सबसे पहले तो गांव तक सड़क पहुँचे। इनकी जो प्राथमिकता है कि अभी कुछ लोग बता रहे थे, बोरियो समय जब आ रहा था तो वहाँ लोग बता रहे थे कि वहाँ जो ज़मीन में जो सिंचाई करने का समस्या है कि ज़मीन है लेकिन उपजाऊ ज़मीन नहीं है, बंजर ज़मीन है। तो ये लोग गंगा किनारे रहने के बावजूद भी इस बात के लिए ये वंचित रहते हैं कि इनको परंपरागत रूप से और पानी नहीं मिल पाता है कि जिससे ये खेती कर पाए। तो ऐसे कई अनेक समस्या है। बाकी नरेंद्र मोदी जी का जो काम हुआ है कि हाईवे का निर्माण, 4 लेन का निर्माण, तो ये सब काम तो हो रहा है। सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। पुल पुलिया का निर्माण, बड़े बड़े जो ओवरब्रिज बन रहे हैं, तो उनके काम से प्रभावित है। अच्छा सर, ये राजमहल लोकसभा में एक ज्वलंत मुद्दा है और ये राष्ट्र स्तर का मुद्दा है और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। आपको पता होगा बांग्लादेशी घुसपैठी, इस पर क्या कहिए? देखिए, एक राष्ट्रीय समस्या है और श्री अनंत ओझा जी स्थानीय विधायक है। वो विधानसभा में इस विषय पर हमेशा गंभीरता से इस विषय को उठाते रहते हैं और इस राज्य में रहने वाले जो भी राष्ट्रवादी विचारधारा को मानने वाले जो भी नौजवान है, जो भी नागरिक है, जो इस बात को समझते हैं कि अगर सीमा के उस पार से चाहे कोई भी देश हो, चाहे बांग्लादेश हो या उसे सटा हुआ कोई भी देश का कोई नागरिक जो है इन्फिल्ट्रेशन कर करके वो किसी दूसरे देश में शामिल होता है और वहाँ के स्थानीय लोगों का रोज़गार पर डाका डालता है। बांग्लादेशी केवल घुसपैठ नहीं हुआ बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के वहाँ लोग यहाँ जब आकर के बसने लगे, छोटे छोटे रोज़गार में स्थानीय लोगों के रोज़गार से प्रतियोगिता करने लगे और स्थानीय जो वर्षों से, कई दशकों से जो लोग यहाँ बसे हुए, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनके हर चीज़ पर वो लोग अतिक्रमण करने लगे। केवल सामाजिक संतुलन ही नहीं बदला, सामाजिक संतुलन बदला, रोज़गार का संतुलन बदला, जनसंख्या का संतुलन बदला और राजनीतिक संतुलन भी बदला। राजनीतिक संतुलन का मतलब है कि जहाँ पहले स्थानीय आदिवासी लोग, ओबीसी वर्ग के लोग जहाँ स्थानीय निकायों में जनप्रतिनिधि हुआ करते थे, अब बांग्लादेशी घुसपैठ के लोग आदिवासी महिलाओं से शादी करके उनके जो बच्चे हो रहे हैं या उनके जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं, उन सारे संसाधनों पर बांग्लादेशी घुसपैठ के लोग अतिक्रमण किए हुए हैं। तो सभी चीज़ों में संतुलन गड़बड़ाया है। तो हम इसकी मांग करते हैं इस राज्य की सरकार से और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस विषय पर गंभीर है कि घुसपैठ रुकना चाहिए। इसके लिए उन लोगों ने एनआरसी
को लाया, सीए भी लाया है, सीए भी लाया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो सारे विषयों का जो है इस सभी गंभीरता से लोग विचार कर रहे हैं और इस पर काम होगा। आने वाला समय में जो स्थानीय नागरिकों का जो हक है वो मिलेगा, उनके रोज़गार पर कोई डाका नहीं डालेगा, उनके जो संवैधानिक जिम्मेदारी दायित्व उनको जो मिला है स्थानीय निकायों में, या उनके बहू बेटियों को बहला फुसला करके कोई धर्म बदल करके कोई शादी नहीं कर पाएगा। इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी गंभीर है। अंतिम सवाल है सर, आपने सभी सवालों का जो बेबाकी से जवाब दे रहे हैं। अंतिम सवाल है कि भारत का जो रीढ़ है वो युवा है। इस बार मोदी सरकार में युवाओं के लिए क्या रोड मैप होगा? नरेंद्र मोदी जी जब से 2014 से प्रधानमंत्री बने, आप देखे होंगे कि प्रत्येक विभाग का जो नौकरी है उसका जो वैकेंसी निकलता है, उसका जो ज्वाइनिंग लेटर है उसका कार्यक्रम करने के बाद जो है दिया जाता है। चाहे रेलवे का नौकरी हो, चाहे कौशल विकास का क्षेत्र हो, चाहे यूपीएससी के विभिन्न पदों पर निकलने वाली नौकरियां हो, या केंद्र के अन्य विभागों को निकलने वाली नौकरियां हैं, सभी जो है नौकरियों को, वैकेंसियों को बढ़ाया जा रहा है और संगठित क्षेत्र के अलावा असंगठित क्षेत्रों में भी रोज़गार को बढ़ाया जा रहा है। आप रोज़गार समाचार के जो आंकड़े निकाल कर देखेंगे, पूर्व की तुलना में रोज़गार की संभावनाएं बढ़ी है और वो नौजवानों के लिए इस देश में नरेंद्र मोदी जी काफ़ी चिंतित है और नौजवानों के लिए विभिन्न प्रकार के लोन भी, अगर कोई व्यापार करना चाहते हैं तो विभिन्न प्रकार के लोन, चाहे मुद्रा योजना की अब राशि भी बढ़ा दी गई और पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 प्रकार के जो कामगार हैं उनको भी 3 लाख रुपये तक का जो लोन है वह मिनिमम 5% के ब्याज में उनको मुहैया कराया जा रहा है। तो ऐसे कई योजना है। आप देख रहे होंगे कि वेंचर कैपिटल फंड में भी जो है राशि को बढ़ाया गया है और जितने भी कौशल विकास के जो भी योजना है तो वो सब योजना में राशि को बढ़ाया गया है पूर्व की सरकारों की तुलना में। तो संगठित क्षेत्र के अलावा असंगठित क्षेत्रों में भी रोज़गार की संभावनाएं बढ़ी, रोज़गार मुहैया कराया गया है और आने वाले समय में भी मोदी जी युवाओं का भविष्य को सोचते हुए उनको जो है उनके जो जिसमें वो सक्षम है, जिसमें वो स्किल्ड है, उसके अनुसार और उनका जो शैक्षणिक योग्यता है उसके अनुसार उनको जो है रोज़गार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे सभी सवालों का जो है जवाब बेबाकी से दिया है। जनता को समझ में उम्मीद है कि आएगा कि इस बार का मोदी सरकार का क्या रोड मैप है, क्या उनका उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है।